करंट करंट साइकोलॉजिकल थियरीज ऑफ इमोशन कॉन्सेप्चुलाइज द रिलेशन बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेसेस। एक क्वेश्चन आता ही है कॉग्निशन और इमोशन पे, मैंने एक एक टॉपिक को सिलेबस से उठाया है, उसके क्वेश्चंस को लिया है, तो पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। करंट साइकोलॉजिकल थियरीज ऑफ इमोशन, देखना कॉग्निशन और इमोशन का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभी हमने थॉट और लैंग्वेज को लेकर भी सेम बात की थी। एक नंबर का क्वेश्चन है, आता ही है 100% हर बार, कॉग्निशन और दूसरी तरफ है इमोशन, यानी दिल और दिमाग की लड़ाई कह सकते हो आप इसको, जो टीवी सीरियल्स में आप देखते हो, ठीक है ना। वो ऑल्टर ईगो आ जाती है एक शीशे में से निकल के, है ना, मिरर में से, अरे तेरे को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा आप इसको उस तरह से ले सकते हो। संज्ञान व संवेग यानी इमोशंस, आपकी भावनाएं आपकी, ठीक है जी। तो अगर मैं कॉग्निशन की बात करूं तो कॉग्निशन क्या है, आपका दिमाग। दिमाग क्या है, थिंकिंग, रीजनिंग, जो भी काम दिमाग से होते हैं, जो आपने पढ़ा है पियाजे की थ्योरी में वही हर जगह काम आएगा। इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं, है ना, इमेजिनेशन जो भी है, ठीक, लैंग्वेज भी इसी का पार्ट है। ये है कॉग्निशन। क्या आपका दिमाग, आपकी इमोशंस, हाउ डू यू फील, यानी फियर, एंगर, लव, ये 3 इमोशन बताए हैं जेबी वॉटसन ने, पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये जन्म से होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या रिश्ता है इनका, तो देखिए सिर्फ एक व्यक्ति हैं ज़ेज़ोंग, उनका नाम क्या है, ज़ेज़ोंग, ये इतना सा ही टॉपिक है ज़ेज़ोंग। अगर इनका नाम आए तो ये इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को प्रभावित ऐसा सच नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम माने तो हमारा दिल और दिमाग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आप पेपर में ठीक फील नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कई बार आप होते हैं ना, हम कहते हैं बहुत एंग्जाइटी या बहुत एंग्शियस थे आप, फियर था बहुत ज्यादा, तो जितना आता है उतना भी नहीं कर पाता इंसान कई बार। तो इसका मतलब इमोशंस आपके कॉग्निशन को, आपके दिमाग को प्रभावित कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आप बहुत अच्छा एक्साइटेड फील करेंगे, नहीं यार बहुत करके आऊंगा पेपर, देखते हैं क्या होगा, तो आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। तो कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटरट्वाइंड है, सिंपल बात, इंडिपेंडेंट है नहीं। जब तक ज़ेज़ोंग नहीं लिखा, व्यक्ति हैं ज़ेज़ोंग, जब तक इनका नाम नहीं लिखा तब तक आप इंडिपेंडेंट है ये नहीं कहेंगे। अगर पूछे अकॉर्डिंग टू ज़ेज़ोंग तो कहेंगे इंडिपेंडेंट है, 2018 में पूछा जा चुका है। ओनली कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस, ऐसा कोई नहीं कहता कि सिर्फ कॉग्निशन इन्फ्लुएंस करता है, यानी सिर्फ दिमाग को दिल इन्फ्लुएंस करेगा, दिल को दिमाग, दोनों एक दूसरे को करते हैं। तो इंटरट्वाइंड विद ईच अदर, जैसे घर में 2 बहन भाई हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पोक करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, जनरली एक दूसरे से गुथे हुए हैं, इंटरट्वाइंड है, इंटरवोवन है, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं, ठीक है, इंटरवोवन है, ठीक, इंटर रिलेटेड है अगर और तीसरी भाषा में कहूं। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा एक ही है, शब्द अलग है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, द स्ट्रेटेजी टू रिमेंबर अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स बाय ग्रुपिंग देम इनटू मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल पार्ट्स इज कॉल्ड। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। ये ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जो जनरली आपके सिलेबस में है नहीं, बट ये पूछ लिया गया है कई बार, है ना, मतलब इनडायरेक्टली है ये सिलेबस में, डायरेक्टली नहीं है। कि आप स्ट्रेटेजी है एक लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, आपने लेटर्स, मान लीजिए लेटर्स, इसको ऐसे भी पूछा जा चुका है कई बार कि मान लीजिए एक फोन नंबर है ना, फोन नंबर है 995, ठीक है। अब ये जो नंबर है 10 अंकों की संख्या है, लेटर्स हैं एक तरह से, इनको याद करना है कैसे, ग्रुपिंग इनटू मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल पार्ट्स। अब मीनिंगफुल पता नहीं कितने होंगे आपके लिए नहीं, बट आपने ग्रुप कर लिया 3-3 या 4-4 के, 9599, फिर 161025, 3 भागों में डिवाइड कर लिया, इसको चंकिंग कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, चंकिंग कहते हैं। मेटाकॉग्निशन है थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, रिव्यू करना, प्लान करना, उसको आपकी जो थॉट है उसको आप रिव्यू कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो पूरा आपकी थिंकिंग से या कॉग्निशन से रिलेटेड है। कॉग्निशन के बियॉन्ड जाना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस। तो आप चाहे एक फोन नंबर को टुकड़ों में तोड़ के याद कर रहे हैं तो ये चंकिंग है, चंक्स बना लिए बेसिकली आपने। वो सोया चंक्स आते हैं ना, घर पे कभी मम्मी ने बनाए होंगे आपके, या आपने खुद बनाए होंगे, पापा ने बनाए होंगे, मैं क्यों कहूँ सिर्फ मम्मी बनाएंगी, नहीं तो हम भी स्टीरियोटाइप को प्रमोट कर रहे हैं फिर, ठीक है ना। हालांकि ज्यादातर घरों में सच्चाई यही है अभी भी, लेकिन फिर भी ये ऐसा थोड़ी कि यही होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो वो सोया चंक्स आते हैं, वो सोयाबीन वाले छोटे छोटे चंक्स होते हैं, उसके चंक्स का मतलब ये टुकड़ों में तोड़ दिया आपने, तो उसी तरह से ये वही चंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेना एक बार, क्वेश्चन नंबर 15 देखना फटाफट से। फॉर्मुलेटिंग न्यू क्लैरिफिकेशंस गोइंग बियॉन्ड द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियसली लर्न रूल्स टू अचीव अ गोल एंड इवेल्युएटिंग द आउटकम्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ। फटाफट से बताओ, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना, यानी जो आपको आता है उसका और थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पहुंचना, ठीक। क्या कर रहे हैं आप, कोई लक्ष्य है, कोई गोल है, उसकी प्राप्ति के लिए, ठीक। मान लीजिए आपको 120 नंबर लाने हैं सीटेट में, 130 नंबर लाने हैं, वॉट एवर,
ठीक, को प्राप्त करने के लिए पहले से सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग के परे जाना। जितना सिर्फ याद कर लिया वही नहीं, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसके भी आप एक नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं, नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे पूछा जा सकता है। ठीक, स्पष्टीकरण तैयार कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन, और परिणामों का मूल्यांकन करना इसका महत्वपूर्ण भाग है कि जब आप मान लीजिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो फिर एनालाइज भी कर रहे हैं, प्रॉपर देख रहे हैं गड़बड़ कहाँ है, किस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, और भी सारी चीजें आप यहाँ कर रहे हैं। 120 आपका लक्ष्य है, कैसे लाएंगे इस पे फोकस कर रहे हैं आप। क्या है ये, इसमें मेटाकॉग्निशन भी लग रहा है, यानी आप थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग जा रहे हैं। और मेटाकॉग्निशन क्योंकि ऑप्शन में नहीं है यहाँ, नहीं तो ये मेटाकॉग्निशन का भी अगर क्वेश्चन बनता तो सेम ऑप्शन में अगर मेटाकॉग्निशन दे देता सही हो जाता, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेटाकॉग्निशन लगता है एट टाइम्स। अगर कोई मुश्किल प्रॉब्लम है तो उसमें थिंकिंग अबाउट थिंकिंग आपको जाना पड़ेगा, थिंकिंग के बियॉन्ड। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक समस्या को का समाधान ढूंढ रहे हैं आप, इसलिए आप चीजों के परे जा रहे हैं। चलिएगा, खैर ये मिसकॉन्सेप्शन तो गलत अवधारणाएं होती हैं, एसिमुलेशन है, आपने ऐड कर लिया चीजों को, जैसे प्याजे के केस में आपने मान लिया कि ये बिल्ली है, ये है। रोट मेमोराइजेशन अगेन रटना हो गया, उसकी बात यहाँ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही स्लो चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, अब इसको थोड़ा सा टेस्ट की फॉर्मेट में ले लेते हैं, जल्दी खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मतलब उतना भी जल्दी नहीं कि समझना है। Children often form alternative concepts and misconceptions about different resolutions. Which of the following statements is not correct in this context? बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं या फिर भ्रांतियां बना लेते हैं कि भाई बच्चे ने देखा हरे रंग का पानी तो उसको पता है भाई ग्रीन कलर का होता है पानी, जबकि वाटर इज कलरलेस। टीचर ने पढ़ाया क्लास में कि बेटा पानी का कोई रंग नहीं होता, अब वो कहेगा नहीं मैंने तो हरे रंग का पानी भी देखा है तालाब में या स्विमिंग पूल में, तालाब में मैंने हरे रंग का देखा है, ब्लू कलर का स्विमिंग पूल में देखा है, मैं अपनी नाना के यहाँ गया था, नानी के यहाँ गया था, बुआ के यहाँ गया था, वॉटेवर, और मैंने तो मुंबई में स्विमिंग पूल देखा था मैम। एक बच्चा मान लीजिए जो गाँव में रहता है उसमें तो मैंने ब्लू कलर का पानी भी देखा था। तो अब बच्चे की ये भ्रांति है, उसके एक्सपीरियंस के आधार पे एक मिसकॉन्सेप्शन बन गया है जो साइंटिफिकली सही नहीं है, लॉजिकली सही नहीं है, बट उसके अनुभव के आधार पे बना है। तो इसको डिस्कशन करके ठीक कराना होता है, चैलेंज करके। ऐसा नहीं है कि ये कहें कि गलत बना ही नहीं सकता बच्चा, भाई बनाएगा वो अपने आधार, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन, इनको रॉन्ग कॉन्सेप्शन ना कह के एक तो मिसकॉन्सेप्शन या नाइव कॉन्सेप्शन कहते हैं, या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं कि बच्चा इस तरह से भी ऑल्टरनेटिवली सोच सकता है, वैकल्पिक तरीके से सोच सकता है कि इसका उसका सोचने का नजरिया डिफरेंट हो सकता है। ठीक, तो जैसे एक बच्चा है, जो वो क्वेश्चन नहीं था कि एक बच्चा है जिसको लगता है उसके पापा रोज मदर डेयरी से दूध लेकर के आते हैं तो उसको लगता है मदर डेयरी पे बनता है दूध, तो ये नाइव कॉन्सेप्शन है, लॉजिकली सही नहीं है, साइंटिफिकली सही नहीं है, बट उसके अनुभव के आधार पर उसने वो एक ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक अवधारणा, एक वैकल्पिक कॉन्सेप्ट बना लिया है। तो इसको आपको प्रमोट तो नहीं करना होता, डिस्कशन करके खत्म या ठीक कराना होता है, लेकिन ये नहीं है कि आप ये कहें कि बनाए ही ना बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर से पैर वाला क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन वही है आज के सेशन में, देख के जाना आराम से। ठीक, तो नॉट करेक्ट, बताइए क्या करेक्ट नहीं है। दी फॉर्मुलेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस इज वेरी नेचुरल इन चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स। कई बार एडल्ट्स में भी गलत अवधारणाएं बन जाती हैं। आपने कोई गलत वीडियो देख लिया, कोई आजकल तो इतनी फेक न्यूज वगैरह है, वो सब देख लिया तो आपको लगेगा सब कुछ गलत ही हो रहा है दुनिया में। ठीक, तो ये होता है, नेचुरल है। अ टीचर शुड, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर बन सकती है गलत अवधारणाएं। अ टीचर शुड स्ट्रांगली डिस्करेज ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस फॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए कि जो भी बच्चे ने किए उनको डिस्करेज कर दो। भाई वो तो बन सकते हैं ना, क्यों करोगे ऐसा। चलो बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस आर नॉट ऑलवेज अनफाउंडेड बट रेदर रिफ्लेक्ट चिल्ड्रंस इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, कि वो इंट्यूटिवली, सहज रूप से जो भी उन्हें दिखता है कैसे वो सीखते हैं, ये बताती हैं ये ऑल्टरनेटिव अवधारणाएं। बिल्कुल सही बात है, हमको तो गलत चाहिए। आर टीचर शुड डेफिनेटली लुक इनटू दीज ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस एज दे आर इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हाँ ठीक है, टीचर को देखना चाहिए कि बच्चा कैसे सोचता है, अगली बार ऐसे पढ़ाओ उसको कि कम से कम ये चीज फॉर्म हो, किसी टॉपिक को लेके क्लियर कराओ, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, बल्कि जो गलत अवधारणाएं वो क्लियर हो जाएं, इस तरह से पढ़ाओ। अ टीचर शुड स्ट्रांगली डिस्करेज, ये कहना गलत होगा कि हतोत्साहित बच्चों को फटकार लगाओ, उनको रेप्रीमेंड करो। ये रेप्रीमेंड में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी बस मैं आपको ऐसा शब्द बोल दूं कोई जो पेपर में दिखे तो आप घबरा जाएं, तो थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज भी आपको पेडागोजी में पता होनी चाहिए, और ये सही टीचर का काम है। अ टीचर शुड स्ट्रांगली डिस्करेज ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस फॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप डिस्करेज ही कर रहे हैं कि उनका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बनने ही नहीं देंगे हम, ऐसा थोड़ी हो सकता है लाठी लेके बैठ जाओ, बनेगा वो तो एक्सपीरियंस के आधार पर, उसको ठीक कराना है आपको, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखना। द यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी एनकरेज्ड एट द प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन बिकॉज। प्राइमरी लेवल कितने साल का बच्चा होगा, 6 से 11 वर्ष का, कक्षा 1 से 5 में, और एलिमेंट्री लेवल 11 से 15 वर्ष का बच्चा होगा, 6th to 8th क्लास में। ठीक है जी,
अब यहाँ पे प्राइमरी की जगह एलिमेंट्री लिखा होता, आंसर तब भी वही होता। मल्टी सेंसरी का मतलब क्या है, यानी मल्टीपल सेंसेस। मैं बहुत बार कहती हूँ कि जितने ज्यादा सेंसेस बच्चे के पढ़ने में या सीखने में इन्वॉल्व है उतना बेहतर है। कि आपने बच्चे को कोई पिक्चर भी दिखाई हुई है, कुछ सुना भी रहे हैं, आप उसको कोई एक्टिविटी भी करा रहे हैं, जितने ज्यादा मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व होंगे जिस आंसर में उतना अच्छा है। ठीक, तो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदीय उपागम कैसा है? अब भाई अच्छा ही है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टीचर्स इंस्ट्रक्शनल टाइम। देखो टाइम बचाना पर्पस नहीं है यहाँ पे, बच्चा अच्छे से सीखे ये पर्पस है। तो ये तो हो गया गलत। हमें बच्चे के पक्ष में चाहिए उत्तर, जो टीचर के पक्ष में वो नहीं, बच्चे के पक्ष में चाहिए सब कुछ। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है सारी दुनिया बच्चे के अराउंड घूम रही है। वहां पे जो भी एक्टिविटी प्लानिंग है, जो भी मेथड है टीचर के, सब कुछ वो बच्चे के हिसाब से होगा। इट क्रिएट्स ओबीडियंस इन चिल्ड्रन। बच्चों में इसमें आज्ञा परायणता आती है, ये भी बेकार की बात है। आज्ञा मनवाना थोड़ी मुद्दा है। इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव। ये कहना सही हुआ कि जितने ज्यादा सेंसेस बच्चे के इन्वॉल्व होंगे एक्टिविटी में, उतना बेहतरी से वो सीखेगा। पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है फिर कि उसने पिक्चर भी देखी हुई है, जब हार्ट के बारे में पढ़ रहा है तो हार्ट की पिक्चर भी देखी है, आर्टरीज दिखाई है, या जो भी चीजें वीडियो में भी देखी है मान लीजिए, या सुना है, तो वो जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व है उतना बेहतर है। हालांकि इतने छोटे लेवल पे आप हार्ट नहीं पढ़ाने लग जाएंगे। इट प्रोवाइड्स बॉडी पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर सम चिल्ड्रन टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एजुकेशन। एजुकेशन से एक्सक्लूडेड नहीं, इंक्लूसिव फील कराना है। ये सबके लिए है शिक्षा, ये नहीं है कि अलग थलग कर दो आप, कुछ बच्चों को बिल्कुल अलग कर दिया एजुकेशन से। क्वेश्चन नंबर 18 देखना एक बार, बताइएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ऐसा नहीं अगर किसी को क्वेश्चन ऐसे लग रहे हो हाँ ठीक मतलब हो पा रहे हैं मेरे से, तो पेपर में ये नहीं आएगा भाई, पेपर इसी के अराउंड आएगा, क्योंकि सिलेबस यही है, बार बार चीजें पूछी जाती हैं। ऐसा थोड़ी कहीं तीसरी जगह से आपको फेल करने के लिए पेपर नहीं बनाया जाता है ना। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग, वो भी सीटेट तो एटलीस्ट उसको ऐसे सोचो भी मत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज प्रपोज्ड इन दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सिलेबस से भटकता नहीं है पेपर। एनईपी 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है बीइंग मल्टीलिंगुअल हैज हाई कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर चाइल्ड स्टूडेंट्स, हैं फॉर स्टूडेंट्स। ठीक, बाल विद्यार्थियों के लिए, लर्नर्स भी लिख सकते थे ये लोग, बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। यानी अगर मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है जहां पे कई तरह की भाषाएं, एक बच्चा है जो पंजाबी बोलता है, दूसरा बच्चा है जो गुजराती बोलता है, तीसरा बच्चा है हिंदी बोलता है, चौथा बच्चा है उर्दू बोलता है, कोई फारसी, कोई संस्कृत, व्हाटएवर, यानी अलग अलग भाषाएं एक क्लास में बोली जाती है, तो ये बच्चे के दिमाग के विकास के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही है, रिसर्च कहती है या दो से अधिक भाषाएं जानने वाले बच्चे, या दो भाषाएं अगर आप जानते हैं एक से, तो आपका संज्ञानात्मक स्तर बेहतर होता है। यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस आपके दिमाग के स्तर को भी बेहतर करती है, क्योंकि अब आप दो भाषाओं में पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे, दो भाषा के लोगों को देख पाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे हिंदी इंग्लिश आती है तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी ने अगर कुछ भी लिटरेचर लिखा है वो पढ़ पाऊंगी, इंटरव्यूज देख पाऊंगी उन लोगों के, किताबें पढ़ पाऊंगी, 70 चीजें, क्योंकि मेरे पास जितनी भाषाएं मुझे आती हैं उतना बेनिफिट है। तो ये संज्ञान में हमारे दिमाग के विकास में हेल्प करती है। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इसको बढ़ावा देती है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। फिर भी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज अ हिंड्रेंस इन एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मातृभाषा में मत पढ़ाओ, मदर टंग में ही पढ़ाओ, प्राइमरी लेवल पे तो स्पेशली। जो भी बच्चे की खुद की भाषा है, जो वो घर से लेके आया है, वो उसकी मातृभाषा है, चाहे वो पंजाबी हो, गुजराती हो, व्हाटएवर। बाइलिंगुअल अप्रोच क्रिएट्स, इसमें बल्कि ज्यादा कंफर्टेबल रहता है बच्चा। बाइलिंगुअल अप्रोच क्रिएट्स कंफ्यूजन, नहीं ऐसा नहीं है, हेल्पफुल होनी चाहिए। स्कूल्स के दो भाषाओं में पढ़ाओगे तो गड़बड़ होगी, नहीं। स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में पढ़ाया, हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया तो प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल्स शुड, या दो भाषाओं का प्रयोग क्लासरूम में प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हेल्पफुल है। जितनी भाषाएं उतना अच्छा है। स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। क्यों भाई, इंग्लिश को जबरदस्ती क्यों थोपे हम? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जिसको प्रमोट करने की बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग करिए आप, जो बहुत 1964-66 में लाया गया था। तो वो उसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को थोपा जाएगा। देखो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या कहता है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र जो है, साउथ में थोड़ी दिक्कत होती रहती है इसको लेके। त्रिभाषा सूत्र की अगर मैं बात करूं तो सिंपल 3 लैंग्वेजेस की बात है। ये पहली आपकी मदर टंग, एमटी मदर टंग, जो भी बच्चे की मातृभाषा है तो आप उसमें उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए जब वो स्कूल में आ रहा है। ठीक, दूसरी भाषा इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी हो सकती है। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो हिंदी हो जाएगी पहली, फिर दूसरी इंग्लिश हो गई, तीसरी जो है कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, 22 भाषाएं हैं और भी भाषाएं हैं, उनमें से कोई भी हो सकती है। अब संस्कृत या कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस कहा जाता है, उनको भी प्रमोट करने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है। जैसे संस्कृत हो गई और इस तरह की भाषाएं हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा रखती हैं, तो उनको भी प्रमोट करने की बात की गई है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के साथ साथ। ठीक है ओम श्री, चलिए खैर ये एक बात हो गई। मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देती है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे इससे पहले का एनसीएफ हो, कोई भी पॉलिसी हो। मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता,
यानी जितनी भाषाएं हैं, अलग अलग तरह की भाषा के बच्चे हैं, तो आप साथ में सिखाइए। बाइलिंगुअल सिखाना है, 2 भाषाओं में सिखाना है, सिखाइए। मल्टीपल लैंग्वेज के बच्चे हैं, सिखाइए, वो हेल्प ही करेगी बच्चे को सीखने में। तो बहुभाषी शिक्षा एसेट है, हेल्पफुल होगी, ये एक संपत्ति की तरह है, ना कि रुकावट, हिंड्रेंस नहीं हो सकता कभी भी ये बहुभाषिता, तो ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ये क्लासिकल लैंग्वेज वाला मैंने बता दिया, अब इनको प्रमोट करने की बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो स्ट्रक्चर था 10+2+3 का, स्कूल लेवल पे तो 10+2 ही था, 10वीं 10 साल की, और ये 2 साल का आपका 11th-12th। अभी क्या है, ये 5+3+3+4। ये मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई हुई है। 534 में 3 का स्क्वायर कर लेना, है ना, 534, और 3 जो है 2 बार आता है, तो इसलिए इस पे स्क्वायर लगा लेना, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि कई बार लोग भूल जाते हैं इसमें भी। 534 से याद रखोगे, 2 बार 3 का स्क्वायर है बेसिकली। तो 5 साल की तो है FPMS से याद रखना है, फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आंगनवाड़ी है 2 साल की, और फिर 3 साल की बेसिकली, फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास है, तो 5 साल ऐसे हो गए। फिर प्रेपरेटरी स्टेज है 3rd to 5th वाली, 3rd 4th 5th 3 साल हो गए। फिर मिडिल स्टेज है 6th 7th 8th। फिर 4 साल का आपका सेकेंडरी स्टेज है 9th to 12th। आपके पेपर में काम का यहीं तक आएगा, क्योंकि 9th to 12th के लिए आपका सीटेट अभी है नहीं, तो ये आपको ध्यान रखनी है, एटलीस्ट इतनी स्टेजेस। बाकी और क्या कह रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्टैंडर्डाइज टेस्ट से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाइए, मानकीकृत परीक्षण से लचीलेपन की तरफ जाइए, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ, ये बातें हैं। बच्चे को सेंटर में रखना है, बेसिकली सिंपल बात। चलिए खैर, और एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, पेपर में पूछा भी जा चुका है पहले, 360 डिग्री असेसमेंट, होलिस्टिक होना चाहिए आकलन आपका। बच्चा सेल्फ असेसमेंट भी करे, खुद को भी आकलन करे, उसके दोस्त भी उसको आकलन करे, यानी पीयर असेसमेंट, और उसका जो टीचर है वो भी उसका आकलन करे। तो ये 360 डिग्री या होलिस्टिक असेसमेंट हो जाएगा, और जिसमें बच्चे का दिमाग, कॉग्निशन, अफेक्टिव यानी उसके इमोशंस, और उसका साइकोमोटर यानी फिजिकल एक्टिविटी, हर एक पक्ष में करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज सबको हम इंक्लूड कर पाएं। तो ये एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा 360 डिग्री, जिसमें उसके सारे पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ लर्निंग शुड बी गिवन मैक्सिमम एम्फेसिस इन स्कूल्स, यानी स्कूल्स में कौन से स्ट्रैटेजीज को पढ़ाने की या कंडीशंस को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो बच्चे के भले में हो। सिंपल। पैसिव इमिटेशन, जहां बच्चा निष्क्रिय सो रहा है बैठ के, उसको कोई एक्टिविटी नहीं करा रहे, गलत है, बच्चे को एक्टिव रखना है हमें हर सिचुएशन में। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, हाँ बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो सही है। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञानकार्जन, बच्चा सक्रिय रूप से कोई स्किल सीख रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर, क्लासरूम में एक्टिव है, डिस्कशन, डिबेट, ये सब अच्छी बातें हैं। फिर भी बाकी के ऑप्शन देखते हैं। मेमोराइज करना, रट्टा लगाना, यहाँ बच्चा पैसिव है, पैसिव नहीं रखना, बच्चे को एक्टिव रखना है। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स, देखना ध्यान रखना, ये कंडीशनिंग वर्ड एकदम नेगेटिव वर्ड है आपके पूरे पेपर के लिए। ये रिवॉर्ड वर्ड एकदम नेगेटिव है, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, इनसे आपको बच के रहना है। बच्चे को एंजॉयमेंट के लिए सीखे बच्चा, अपने लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, इंटरनल मोटिवेशन, इन सब पे ध्यान देना है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और बताइएगा मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। 5 नंबर का टॉपिक है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, फटाफट से देख लेना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में वही आ जाता है, डिसलेक्सिया वगैरह वो सब इसी में आ जाएगा, और भी क्वेश्चन हैं जो मैंने शामिल किए हैं। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 है, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वालिफिकेशंस क्वालिटी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन, यानी क्वालिफिकेशंस के परे जाकर के कि भैया बच्चे ने 6th पास कर ली, 7th पास कर ली, व्हाटएवर, हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है कि बच्चा जो है वो उसकी गुणवत्ता शिक्षा की अच्छी हो। पता चल रहा है बच्चा 8th क्लास में पहुंच गया और ठीक से पढ़ना नहीं आता उसको, और बहुत स्थिति खराब है, आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो ये बात तो सही है। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल्स, देखिए अभी बताया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हुई है, जबरदस्ती इंग्लिश या कोई भी भाषा थोपी नहीं जा रही है बच्चे पे, मदर टंग में पढ़ाइए आप, बल्कि वो ऑप्शन है। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस सेक्शन शुड बी मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स, नहीं भाई ईडब्ल्यूएस की जरूरत पड़ती है प्राइवेट स्कूल्स में, 25% रिजर्वेशन होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है। जो महंगे स्कूल्स हैं वहां पे भी कोटा होना चाहिए, जो गरीब बच्चा है वो भी वहां पढ़ पाए, 25% सीट्स होनी चाहिए उनके लिए भी। तो ये भी गड़बड़ हो गई, ये ऐसा थोड़ी कि गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी, गवर्नमेंट में तो वैसे ही फीस इतनी कम है, प्राइवेट की बात हो रही है। डिसेबल्ड स्टूडेंट शुड बी गिवन एजुकेशन ओनली इन स्पेशल स्कूल्स, भाई हर एक बच्चा सेम क्लासरूम में पढ़ेगा, सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे को अलग पढ़ा दो, स्पेशल स्कूल खुलवा दो, अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता तो ब्लाइंड स्कूल भेज दो, नहीं,
एजुकेशन फॉर ऑल, यही है समावेशी शिक्षा, सबका समावेशन, हर एक तरह का बच्चा, और सिर्फ स्पेशल बच्चा नहीं, कोई गिफ्टेड बच्चा है, क्रिएटिव बच्चा है, हर तरह का बच्चा एक क्लासरूम में सीख सके। कोई बहुत जल्दी सीखता है वो भी, और जो धीमे सीखता है वो भी, तो स्लो लर्नर भी, हर तरह का बच्चा। तो क्वालिफिकेशन से ज्यादा हमें क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है एजुकेशन फॉर ऑल। और एक और बात इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि सिस्टम में चेंज करिए, बच्चे के लिए, बच्चे में चेंज मत करिए, सिस्टम के लिए, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, बच्चे के लिए सिस्टम है। अगेन मैं वो बात कहती हूँ, थोड़ा फनी भी लगता है भाई, इसलिए थोड़ी माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं कि भाई साहब सिस्टम में भेजेंगे, वो एक विडंबना है या वैसी चीजें हैं, बट बच्चा दुनिया में आया उसके लिए तो सिस्टम बना है ना, इंसानों के लिए चीजें बनी ऐसा थोड़ी है, चीजों के लिए इंसान बना है, वो वैसे वाली बात है। तो आप सिस्टम में चेंज लाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में, या अपने मेथड्स में, ना कि बच्चे में चेंज करेंगे। बच्चा देख नहीं सकता तो ऐसा थोड़ी आंखें लगवा दोगे कहीं से, मतलब अगर वो पॉसिबल है, मेडिकली पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो एक अलग कहानी है। ऐसा नहीं आप जबरदस्ती उसको कहोगे नहीं नहीं तुम तो ऐसे नहीं रह सकते हैं। हर तरह का बच्चा है क्लासरूम में, तो सिस्टम में चेंज होगा। चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। बच्चे को मत चेंज करिए, बच्चे के हिसाब से आप अपनी इंस्ट्रक्शन को, अपने मेथड्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी बिल्डिंग को, कहीं जरूरत है अगर लिफ्ट की, या फिर अगर लिफ्ट तो खैर में बहुत आगे चली गई अभी जैसी स्थिति है गवर्नमेंट स्कूल्स में या नॉर्मल स्कूल्स में भी, रैंप की, तो वो आप लेकर के आइए। कोई बच्चा है जो देख नहीं सकता, उसको ग्राउंड फ्लोर पे आप क्लासरूम दीजिए, अगर सीढ़ियां हैं स्कूल में तो, या फिर और इस तरह की कोई समस्या चलने फिरने में अगर बच्चों को दिक्कत है, कोई बच्चा है जिसको सुनने में दिक्कत है, उसको आगे बिठाइए। अगर जरूरत हो तो कुछ मशीन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप बच्चे में नहीं चेंज कर सकते, सिस्टम में चेंज करिए। चलिए खैर, तो ये एक बात हुई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, सीरिएशन इन जीन पियाजेस थियरी रेफर्स टू, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। सीरिएशन इन जीन पियाजेस थियरी रेफर्स टू, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्रमबद्धता का क्या तात्पर्य है। अभी बताया था ना, सीरिएशन कहाँ आता है, 7 से 11 वर्ष में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस स्कूल, ये सीरिएशन नहीं है, दिस इज माइंड मैपिंग एक तरह से, ठीक। आते हैं द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, हाँ लेंथ के बेसिस पे, एक डायमेंशन के बेसिस पे आप चीजों को ऑर्डर में लगा पा रहे हैं कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, ठीक है। ये इससे बड़ा, फिर ये पेन इससे बड़ा, इसकी हाइट मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो सबसे जो लाइन लगवाते हैं मान लीजिए, वो भी सीरिएशन का ही उदाहरण है कि जो जिनकी हाइट ज्यादा है वो बच्चे पीछे खड़े होते हैं, है ना। या उल्टी लगवाओगे अगर तो सबसे, फिर उस तरह से कि सबसे लंबे बच्चों को आगे खड़ा कर रहे हो, तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग का उदाहरण है कि 1 से 100 तक गिनती है, 100 से 1 तक। फिर द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, इसको ये ईगो सेंट्रिज्म का ऑपोजिट हो गया। ईगो सेंट्रिज्म अहम केंद्रित कहाँ होता है बच्चा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 वर्ष में, उसके एंड तक जाते जाते ये जाने लगता है, या सेंट्रेशन का गुण डिसेंटर होने लगता है कि वो दूसरे पर्सपेक्टिव से देख पाए। अ नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग, नहीं उसको नहीं कहते हैं कि एक नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग की बात हो रही है। तो सिंपल है कि आप लेंथ के आधार पे मान लीजिए, या कोई भी एक क्वालिटी के आधार पे आप क्रम में लगा रहे हैं। फटाफट से बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो डिक्लेरेटिव नॉलेज जो टीना चौधरी आप पूछ रहे हो, घोषणात्मक ज्ञान, और दूसरा होता है कुछ तो प्रोसीजरल नॉलेज, प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव नॉलेज, इसमें बेटर है प्रोसीजरल नॉलेज। डिक्लेरेटिव या घोषणात्मक ज्ञान वो होता है जिसमें आपने डेफिनेशंस याद की हुई हैं, या फिर आपने जो भी थियोरेटिकल है एक तरह से। प्रोसीजरल है आपको हाउ पता है इस चीज का, साइकिल कैसे चलाते हैं, प्रोसीजर है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो प्रोसीजरल थोड़ा बेटर है कि बच्चों को पता हो कि चीजें कैसे हो रही हैं। डिक्लेरेटिव में थोड़ा वो थियोरेटिकल हो जाता है, तो बेटर इज, घोषणात्मक से बेहतर है ये प्रोसीजरल प्रक्रियात्मक ज्ञान, ठीक है। मैराथन देख लोगे तो ये सब चीजें हो जाएंगी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, एक क्वेश्चन आता है, रचनात्मकता मतलब कुछ नया क्रिएट करना, कुछ डिफरेंट लाना। अगर हम इसकी बात करें तो कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है या विशेषता है क्रिएटिविटी की, सेंट्रेशन इन थॉट। अगर थॉट सेंटर्ड है आपका, यानी एक ही चीज पे फिक्स्ड हो गए, बाकी पहलू देख ही नहीं पा रहे, तो क्रिएटिविटी कुछ नया कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपका दिमाग दिशाओं में सोच ही नहीं पाता। तो सेंट्रेशन तो दुश्मन है, ये जो दिखने में विचार में एकाग्रता लग रही है ये नेगेटिव है, क्योंकि सारा ध्यान अगर आपका एक ही चीज पे फोकस्ड है, कुछ नया सोच नहीं पाओगे, तो ये वो वाली बात हो गई। अभिसारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी दुश्मन है क्रिएटिविटी की, कुछ नया नहीं आएगा अगर आप दिशाओं से एक ही पॉइंट पे सोचते रहेंगे। अगर आप सिर्फ एमसीक्यू ही सॉल्व करते रहेंगे, कहां से एक नया एस्से राइटिंग कर पाएंगे आप। डाइवर्जेंट थिंकिंग तो लगी नहीं रही। इंपल्सिवनेस, कि बस इंपल्सिवली आपका इमोशंस पे भी कंट्रोल नहीं है, अपने इंपल्स पे कंट्रोल नहीं है, थोड़ा पेशेंस के साथ नहीं सोच पा रहे हैं, तो ये भी कोई बहुत पॉजिटिव बात नहीं है क्रिएटिविटी के लिए। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, कई बार आप पूरा पूरा दिन लगाते हैं तब भी सॉल्यूशन नहीं निकलता किसी चीज का, कुछ नया नहीं हाथ में आता। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी सोच, या भिन्न लिखा हुआ है यहाँ पे अपसारी, दिशाओं में फैली हुई।
अलग अलग दिशाओं में, आउट ऑफ द बॉक्स एक तरह से, यानी बॉक्स के बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स दिशाओं में। एक चीज पे 5 विचार हैं आपके पास, अपने विचार, ओपन एंडेड है ये, तो इसमें आप थोड़ा नया सोच पाएंगे। डाइवर्जेंट, डीसी साथ चलता है, सीसी नहीं, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग साथ नहीं जाती, क्रिएटिविटी के साथ डाइवर्जेंट थिंकिंग जाती है। ऐसा जॉय पॉल गिलफर्ड कहते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? क्रिएटिविटी के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि हर डाइवर्जेंट थिंकर जो है क्रिएटिव ही होगा, जो दिशाओं में सोचता है कुछ नया ही सोचेगा हर बार, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो क्रिएटिव है वो डाइवर्जेंट थिंकर ही होगा, क्योंकि रचनात्मक नहीं हो सकते आप बिना दिशाओं में सोचे। ठीक, चलिए खैर, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड होलिस्टिक इवैल्यूएशन इज, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी लगातार हो इवैल्यूएशन और संपूर्ण पक्षों में हो, हर एक पहलू को हम देख पाए। असेसिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड अडेप्टिंग करिकुलम एंड पेडागोजी अकॉर्डिंगली, यानी बच्चे की समझ को समझ पा रहे हैं और उसको देख करके। डिक्लेयरिंग स्टूडेंट सक्सेसफुल या फेलियर, ये एकदम खराब है। कंपेयर करना एकदम नेगेटिव है। क्लासिफाई करना, बांट दिया आपने, ये टॉपर है, ये फलाना, नहीं। तो आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को और करिकुलम में उस हिसाब से चेंज ला पा रहे हैं, यानी करिकुलर और को करिकुलर, यानी पढ़ना लिखना और उसके अलावा स्पोर्ट्स में अच्छा है या किसी भी चीज में, उसके बाकी पहलुओं को भी, उसके दिमाग के अलावा बाकी एस्पेक्ट जो हैं, इमोशंस हैं, साइकोमोटर एक्टिविटीज हैं, हर एक पक्ष को आप ला पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लेव वाइगोस्की ऑफर्ड अ थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक सिद्धांत, देखिए वाइगोस्की की थियरी के नाम में कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, जैसे पियाजे की थियरी के नाम में कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें 4 स्टेजेस हैं। वाइगोस्की ने कोई स्टेज नहीं दिया अलग से, और यहाँ पे इनकी जो थियरी है वो, उसका नाम है वाइगोस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्शन से, अन्योन्य क्रिया से, मिलने जुलने से संज्ञान का विकास होता है। तो ये थियरी के नाम में नहीं, कई बार नाम भी पूछ लेता है। साइको एनालिसिस नहीं, ये अलग ही संप्रदाय है। यूनिवर्सलिज्म नहीं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि इनकी थियरी का आपको पता है ये 3 फंडे, SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं किसके बारे में? वाइगोस्की की थियरी के बारे में। तो ये सोशल रचनावादी है, समाज में बच्चा एक्टिविटी करके ग्रुप में सीखे, इन सब की बात करेंगे। व्यवहारवाद यहाँ कोई काम का नहीं है, चलिएगा। और इन पे मैं चर्चा इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यवहारवादी सोच है, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इनसे आपको दूर रखना है, क्योंकि आपका पूरा पेपर ये कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है ना, इस पे नहीं, व्यवहारवाद पे नहीं या किसी और पे नहीं। बच्चे को एक्टिव रखना है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया दूसरे क्वेश्चन में। डैश व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्स दैट टेंजिबल इंसेंटिव्स, यानी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठोस प्रोत्साहन कह लीजिए आप इसको, या रिवॉर्ड पनिशमेंट के, आप फर्स्ट आओगे तो पापा साइकिल दिलाएंगे, फोन मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, वॉट एवर। टेंजिबल इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, कौन सा संप्रदाय है जो ये कहता है? और ऐसा होता भी है, बट ये अपने आप में अलग अप्रोच है, बहुत बढ़िया अप्रोच, हम इसको एजुकेशन में आज के समय में नहीं मानते हैं। ये अप्रोच है बिहेवियरल अप्रोच। सोशियो कल्चरल लोग तो कहेंगे एक्टिविटी करके सीखने पे, बच्चे को जॉय ऑफ लर्निंग के लिए रखिए आप। संज्ञानात्मक लोग कहेंगे उसकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी, ये होगा। ह्यूमनिस्टिक लोग कहेंगे इंसान में कुछ अच्छा करने की अपने आप में क्षमता होती है, फ्री विल है, ये है, वो है। तो व्यावहारिक, जो व्यवहारवादी लोग हैं, जो थॉर्नडाइक या रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें, उस पर आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, बिहेवियरल यानी इसमें रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात होती है, बिहेवियरिज्म में, व्यवहारवादी उसमें। खैर ये बस आपको समझाने के लिए था कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बचना है आपको पेपर में, ठीक है। अ चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। एक बच्ची है, एक बच्चा है जो दूसरों के इरादों को और दूसरों की इच्छाओं को, कि मान लीजिए मेरा भाई है या मेरी कोई फ्रेंड है, तो उसकी डिजायर्स या उसका इंटरेस्ट, हम कहते हैं ना, कोई आप एक शर्ट भी खरीद रहे हैं, मान लीजिए घूमने गए हैं, तो आपको पता है यार ये वाला कलर ना मेरे उस दोस्त को पसंद है, उसको पसंद आएगा, ये उसके लिए ले लेती हूँ। कैसे? आपको पता है कि उसकी लाइकिंग क्या है या डिजायर्स क्या है। या फिर हम कहते हैं कोई मूवी हमने देखी कि यार तुम ये देखना, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं, मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है या मेरी एक फ्रेंड है, या मैं किस तरह से सोचती हूँ, तो उस तरह की मूवी मेरे को कोई रिकमेंड कर सकता है, या बुक उस तरह की रिकमेंड कर सकता है। इसका मतलब क्या हो, दूसरों की इंटेंशंस को या दूसरों की डिजायर्स को समझने की क्षमता सब में नहीं होती, इस बच्ची में है। तो ये क्या है? इंटरपर्सनल है, क्योंकि अदर्स लिखा है। अगर खुद की डिजायर्स को समझने की बात होती, सेल्फ, तो ये इंट्रापर्सनल हो जाता है। ये हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर ही आता है। तो ये पारस्परिक बुद्धि है, दूसरों को समझने की क्षमता। यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो आपके सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जैसे मदर टेरेसा, या फिर टीचर्स भी हैं फॉर दैट मैटर, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में हाई होते हैं। ठीक, नेचुरलिस्टिक में आपका फ्लोरा एंड फौना की नॉलेज है, या गार्डनर्स हैं, आपके जो बर्ड वॉचर्स हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस में जो आपको वो गूगल मैप वाली दीदी स्पेशल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंट हैं, हालांकि वो कोई इंसान तो है नहीं, कि कुछ लोग होते हैं ना एकदम क्लियर से बता देते हैं कि
कि अच्छा वहां जाना, कि यहाँ से लेफ्ट लेना फिर वहां से राइट हो जाना। कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो इसी बात को इतना घुमा के कहेगा कि सर में दर्द हो जाए अगले के समझने में। तो स्पेशल इंटेलिजेंस जो आपको दिशाओं का ज्ञान बेहतर होता है, मैप बनाने वाले लोग, कार्टोग्राफर्स, जो मूर्तिकार हैं, है ना, वो लोग इसमें बेहतर होते हैं, इंट्रापर्सनल यानी खुद को जानने में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोस्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ। एक बच्ची है जो स्वयं से बात करती है, इस कार्य को वाइगोस्की कैसे वर्णित करेंगे? वाइगोस्की की भाषा में खुद से बात करने को क्या कहेंगे? आप पेपर में गए हैं, आप कह रहे हैं अरे यार नहीं नहीं हिमांशु मैम ने ये बताया था, नहीं नहीं हिमांशु ने ये बताया था, कोई कह रहा है नहीं नहीं मैंने तो ये पढ़ा था, अच्छा ये वाला नहीं होगा ये वाला होगा, खुद से बात कर रहे हैं पेपर में आप। इतनी देर में एग्जामिनर आए और उन्होंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को, ठीक है ना। डिक्लेरेटिव नॉलेज अभी बताया ना रिया, जैसे डेफिनेशंस आपको याद है किसी सब्जेक्ट का, आपको थियोरी याद है, वो डिक्लेरेटिव है। प्रोसीजरल क्या है कि आपको प्रोसीजर पता है कि वो चीज कैसी होगी। वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है। वाइगोस्की के द्वारा स्वयं से बात करना क्या कहलाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, इसको निजी भाषण या निज वाक कहते हैं, प्राइवेट स्पीच या सेल्फ टॉक भी कई लोग इसको कह सकते हैं। ठीक, बच्चा किसी और से नहीं बट खुद से जोर से बोल के बातें कर रहा है। टॉक लाउड नहीं है ये, जोर जोर से बोल के बातें करना, वो तो मैं अगर निशा से जोर जोर से बोल के बातें कर रही हूँ तो वो टॉक लाउड है, लेकिन खुद से बात करना प्राइवेट स्पीच है। इसका फोल्डिंग है प्रोसेस ऑफ हेल्प, टेम्परेरी हेल्प, टीचर ने कोई हिंट दे दिया, कोई एक स्टेप सॉल्व कर लिया, ये भी वाइगोस्की ही इसकी बात करते हैं, वो स्केप फोल्डिंग है। ईगो सेंट्रिज्म पियाजे बात करते हैं बच्चा सेल्फ सेंट्रिक है, नहीं, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच बहुत हेल्पफुल है, सेल्फ डायरेक्शन में बच्चों को मदद करता है। बच्चा एक टी शर्ट की तय करते हुए खुद से बात कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं बुद्धू इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो ये बच्चे को डायरेक्शन में हेल्प करती है, उसके संज्ञान में हेल्पफुल होती है। और इसके अलावा दो और टाइप की स्पीच है, ये 3 से 6 वर्ष में होती है बच्चे के अंदर। दो और टाइप की स्पीच है, एक है सोशल स्पीच, जो 2 साल के अराउंड बच्चा बोलने लगता है मम्मी खाना दे दो ये वो, 2+ ईयर्स, और दूसरी होती है साइलेंट इनर स्पीच, जो 6 साल के अराउंड आएगी, बच्चा मन मन में ही बातें करने लगता है, बाहर की जरूरत ही नहीं है। ये 3 प्रकार की स्पीच है जिसकी बात वाइगोस्की ने की है।